नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, यह वीडियो व्याकरण का एक रूप है, व्याकरण का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है समास। समास अपना टॉपिक कौन सा है? समास। समास की परिभाषा करने से पहले हम समास का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और दूसरा बना आस। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? सम और आस से। सम शब्द का अर्थ है साथ या फिर पास, ठीक है। आस शब्द का अर्थ है बैठना या बिठाना या फिर रखना, अर्थात समान शब्दों को पास पास में रखना या एक जगह बिठाना क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का मतलब साथ होता है, पास होता है। आस का मतलब बैठना, बिठाना या रखना होता है। इसलिए दोनों का हम संयुक्त अर्थ निकालेंगे तो समान शब्दों को पास रखना या साथ साथ रखना होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। क्लियर है? अब इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ही इसकी हम परिभाषा करें। क्या करें? परिभाषा करें तो परिभाषा क्या बनेगी कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसको समास कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच की विभक्तियों का लोप करते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, छोटा रूप बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? आपका क्या कहलाएगा? आपका समास कहलाएगा। बात समझ में आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के अपने बीच की विभक्तियों को लुप्त करते हैं, हटा देते हैं, और जो बड़े बड़े शब्द हैं वो अपना छोटा रूप बनाते हैं, वो छोटा रूप बनाया हुआ रूप आपका क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। कैसे? जैसे यावत और जीवन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभी कह रहा था कि दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे, बीच की विभक्तियों का लोप करेंगे और छोटा रूप बनाएंगे, वही रूप क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। क्लियर है? अब यावत और जीवन दो शब्द हैं, ये अपने बीच की विभक्तियों का लोप करेंगे और एक शब्द बनाएंगे और वो बन जाएगा या वह जीवन। यावत जीवन को हमने जोड़ा और बना याव जीवन, और याव जीवन का अर्थ निकला जीवन पर्यंत,
या जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। ठीक है, बीच की विभक्तियों को लोप किया, बीच की विभक्तियों को लोप करके हमने क्या बनाया, छोटा रूप बनाया, और ये छोटा रूप ही आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, समास कहलाएगा। जैसे लंबोदर, ये एक संधि भी बन जाती है आपकी। लंबा है उदर जिसका, लंबा दर उदर, लंबा धन उदर, यह आपकी गुण संधि बन गई। क्या बन गई, गुण संधि भी बन गई, यह आपकी व्यंजन संधि बन गई। तो समास के अंतर्गत संधि भी आपको देखने को मिल गई है और समास भी आपका क्लियर हो रहा है, क्यों ना है सही बात। तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब दो शब्द आगे, लंबा और उदर, दो शब्द आपस में मिलेंगे, बीच की विभक्तियों का लोप करेंगे और छोटा रूप बनाएंगे। ये छोटा रूप ही आपका क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। अर्थ इसका निकल जाएगा, लंबा है उदर जिसका, वह है, वह है गजानन गणेश। अब ये गजानन गणेश, इसकी इतनी लंबी बातों को हमने क्या कर दिया, छोटा रूप बना दिया। ये छोटा रूप आपका क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। जैसे माता पिता, बीच की विभक्तियों का लोप कर दिया। क्या किया, बीच की विभक्तियों का लोप, माता और पिता। ये बीच की कहानी आ गई, बीच की कहानियों का हमने लोप कर दिया और लोप करके छोटा रूप बना दिया। आपका क्या कहलाया, समास कहलाया। क्लियर है स्टूडेंट्स परिभाषा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग शाब्दिक अर्थ क्या निकला समास का, छोटा रूप। परिभाषा क्या बनी कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके छोटा रूप बनाते हैं, वही बनाया हुआ छोटा रूप आपका समास कहलाता है। अब हिंदी भाषा में समास कितनी प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से अलग प्रकार होते हैं, सामान्य रूप से अलग प्रकार होते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में सामान्य रूप से समास के यदि प्रकार देखें तो वो होते हैं 6 समास के प्रकार। समास के प्रकार, अब हिंदी भाषा में समास के जो प्रकार आएंगे वो सामान्य रूप से 6 होंगे। सबसे पहला अव्ययीभाव समास, क्लियर है। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा जो समास आता है वो आता है आपका द्विगु समास। चौथा जो आपका समास आएगा वो चौथा समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। पांचवा समास आएगा वो है द्वंद्व समास। और छठा और अंतिम समास बनेगा बहुव्रीहि समास। हमने समास के सामान्य प्रकार देख लिए। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन समास के यदि मुख्य प्रकारों की चर्चा की जाए, मुख्य प्रकारों की बात की जाए तो समास 3 प्रकार के ही होंगे। वैसे 4 प्रकार के करेंगे बात, 4 मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 3 सॉरी माफ करना, 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहला अव्ययीभाव समास। दूसरा आता है आपका तत्पुरुष समास। पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार हो गया, तीसरा प्रकार हो गया और चौथा प्रकार। समास
सामान्य रूप से 6 प्रकार के हो गए, लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए मुख्य प्रकार कितने हुए? 4। पहला मुख्य प्रकार हुआ अव्ययभाव समास, दूसरा हुआ तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में द्विगु और क्रमधारियों को इंक्लूड किया जाता है, समाहित किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा आता है द्वंद्व समास और चौथा आता है आपका बहुब्रीहि समास। देखिए कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद गौण होता है, और इस प्रधान गौण की वजह से ही समास के 4 प्रकार हुए हैं। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता। पहला पद अव्ययभाव समास में प्रधान होता है, द्वितीय पद तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और दूसरा, प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा जो आता है बहुब्रीहि समास, इसमें कोई सा पद प्रधान नहीं होता। इसीलिए प्रधान पदों की वजह से, मुख्य पद की वजह से समास के मुख्य प्रकार हुए 4। समास पहला बना अव्ययभाव समास, दूसरा बना तत्पुरुष समास, तीसरा बना द्वंद्व समास और चौथा बना बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव में पहला पद समास प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो ये 3 आते हैं, तीनों आते हैं, तीनों तत्पुरुष में डाले गए हैं, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में दोनों ही पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही अर्थ निकल करके आता है। स्टूडेंट्स क्लियर से यहाँ पे यदि परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा बता देना कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच की विभक्तियों का लोप करते हैं, और बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं वो क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है। समास सामान्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यहां तक कि अपनी कहानी क्लियर है। अब हम इनका एक एक करके क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। समास के प्रकार में सबसे पहला टॉपिक बनेगा अपना अव्ययभाव समास। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास पहला टॉपिक, अव्ययभाव समास। देखिए नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। अच्छी तरह से यदि गौर करके देखते हो तो अव्ययभाव किसे कहते हैं? अव्यय शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है अधन्य व्यय, अर्थात जिसका व्यय नहीं हो। व्यय का मतलब खर्च, जिसका व्यय न हो, जिसका खर्च नहीं हो, जिसके हम और अर्थ नहीं निकाल, जिसके अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं हो, वो क्या होता है? अव्यय होता है। परिभाषा वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययभाव समास कहलाता है। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है वह अव्ययभाव समास कहलाता है, या वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वह समास क्या कहलाएगा? अव्ययभाव समास कहलाएगा। यहां तक कोई समस्या? अब इस परिभाषा को हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। इसके मुख्य बिंदु, इसके मुख्य बिंदु क्या बनेंगे? ठीक है, इसके मुख्य बिंदु बनेगा पहला
कि अव्ययभाव समास का इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होता है स्टूडेंट्स? अव्यय होता है, पहली बात। दूसरी बात आती है इस समास का इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। क्लियर है? तीसरी बात, इस समास में लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता है। इस समास में लिंग वचन कारक काल के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन सा लिंग है, कौन सा काल है, कौन से समय में काम किया जा रहा है, कौन सा वचन है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथी बात, इस समास में संस्कृत के उपसर्ग युक्त उपसर्ग युक्त पद होते हैं। उपसर्ग युक्त पद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के तो होते हैं, किंतु हिंदी के उपसर्ग युक्त पद भी होते हैं। बात शायद समझ में नहीं आई होगी, मैं रिपीट करूंगा। समास में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, जिसका टुकड़ा नहीं होता। मैं बताऊंगा कैसे नहीं होता। प्रथम पद अव्यय होता है। दूसरा, प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। मुख्य हो गया, दो बातें हो गई। तीसरी बात हमने बताई थी कि इस समास में लिंग वचन कारक काल, लिंग वचन कारक काल के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन नहीं होता है इसका मतलब अव्यय जरूर है। क्या है? अव्यय है, तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथी बात, ये जो समास है वो संस्कृत के उपसर्ग युक्त पदों से मिलकर बना है। संस्कृत के इसमें उपसर्ग अति, अधि, अपि, उपसर्ग युक्त पदों का इसमें क्या किया गया? प्रयोग तो किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है संस्कृत के उपसर्ग ही आए। इसमें हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें एक शब्द की बार बार या एक से अधिक बार आवृत्ति भी हो जाती है। एक बार से अधिक बार, दो बार भी प्रयोग हो जाता है। एक शब्द का कितनी बार प्रयोग हो जाता है? दो बार भी प्रयोग हो जाता है। तो दो बार प्रयोग हो गया तो भी कौन सा समास बनेगा? आपका अव्ययभाव समास बनेगा। मुख्य बिंदु क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई समस्या? चलिए आगे हम चलते हैं। अब इस समास के हम उदाहरण देखते हैं। समास के हम क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। तो इस समास के उदाहरण, सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग युक्त पदों की बात कर लें, दी बेस्ट रहेगा। और कैसे ये अव्यय होते हैं, किस प्रकार ये अपना अर्थ नहीं बदलते लिंग वचन कारक काल के आधार पर, कैसे? देखिए, एक तो लिख दो साइड में सामासिक पद।
और एक दिशा में लिख दो समास विग्रह। देखिए, समास को सामासिक पद भी कहते हैं और समस्त पद भी कहते हैं। हमने परिभाषा की थी ना कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के अपनी बीच की विभक्तियों का लोप करते हैं और छोटा रूप बनाते हैं, उसको समास तो कहते ही हैं, लेकिन इसको सामासिक शब्द भी कह सकते हैं, सामासिक शब्द भी कह सकते हैं, सामासिक पद भी कह सकते हैं और समस्त पद भी कह सकते हैं। यानी समास कह दो, चाहे सामासिक शब्द कह दो या समस्त पद ही कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो एक दिशा में हमने ले लिया सामासिक पद और दूसरी दिशा में ले लिया हमने इस सामासिक पद का विग्रह। देखिए, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। अब इसमें संस्कृत का उपसर्ग युक्त पद भी है। इसमें क्या है? संस्कृत का उपसर्ग युक्त पद भी है। कैसे है? अति धन उत्तम। संधि तो हम इसकी करेंगे तो इसकी कर देंगे अति धन उत्तम। ठीक है, संस्कृत का उपसर्ग आ गया अति। तो अर्थ इसका क्या निकलेगा? इसका अर्थ क्या निकलेगा? उत्तम से अधिक, उत्तम से अधिक। क्या निकलेगा? उत्तम से अधिक, उत्तम से अधिक। क्लियर है स्टूडेंट्स? अति उत्तम, अति धन उत्तम, उत्तम से अधिक उत्तम। समझ में आ गया? उत्तम से अधिक उत्तम रहेगा, वो क्या कहलाएगा? अति उत्तम कहलाएगा। मैंने बात की थी संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद। संस्कृत का उपसर्ग आ गया अति। ये किसके साथ ही लगाओ, चाहे कर्ता के साथ लगाओ, चाहे कारक के साथ लगाओ, चाहे किसी वचन के साथ लगाओ, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अति अति रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा अपना जो शब्द बनता है वो बनेगा आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब यथा और शक्ति, अब यथा संस्कृत का उपसर्ग युक्त पद है तो यथाशक्ति, तो अर्थ इसका निकलेगा सामासिक विग्रह क्या बनेगा इसका? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। भाई यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, या फिर हम कैसे क्या कहेंगे? जैसी शक्ति है वैसे, जैसी शक्ति है वैसे। कोई दिक्कत आ रही है? यथाशक्ति। अब इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहले पद के अनुसार ही पूरे पद का क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। तो वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहले पद के अनुसार ही पूरे पद का अर्थ निकलता है, आपका कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययभाव समास कहलाएगा। यथा अवसर, या दूसरा ले लेते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, प्रतिधन अक्ष। ये तो आपका संधि विच्छेद हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। प्रत्यक्ष, अक्ष का मतलब होता है आंख, अक्ष का मतलब क्या होता है? आंख। प्रति का मतलब होता है सामने, मतलब आंखों के सामने, आंखों के सामने, या हम कह दें आंखों के आगे, आंखों के आगे। बात समझ में आ रही है? ये तो हमने बात की है संस्कृत के उपसर्ग पद। कभी कभी हिंदी के उपसर्ग भी आ जाते हैं, जैसे भरपेट, भरपेट, तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा? पेट भरकर, पेट भरकर। रातों रात, रातों रात। भाई मैंने पेट भर करके खाना खाया, मैंने भर पेट खाना खाया। भर पेट कितना खाया?
आवश्यकता से ज़्यादा खाया या समतुल्य खाया। मैंने कैसे खाना खाया, मैंने भरपेट खाना खाया, भरपेट, पेट भरकर। मैं रातों रात ही घर के लिए निकल गया, रातों रात ही घर के लिए निकल गया, रातों रात, रात ही रात में, रात ही रात में, रात ही रात में। मैं कैसे घर निकल गया, रातों रात ही घर निकल गया। रातों रात में घर निकलने का मतलब रात में ही घर निकल गया। तो संस्कृत के उपसर्गयुक्त पदों का निर्माण भी किया जाता है और हिंदी के पदों का निर्माण भी किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, प्रति सामने, लिपि लिखा हुआ, लिपि का मतलब लिखा हुआ, तो प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, यानी एक लिखा हुआ है और उस लिखे हुए के सामने और लिख दिया गया, वो लिखा हुआ रूप क्या कहलाएगा आपका, प्रतिलिपि कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए निरामिष, निरामिष, निर आमिष, निर आमिष, निर का मतलब होता है बिना, निर का मतलब क्या होता है, बिना, किसके, आमिष के, बिना आमिष के, बिना आमिष, बिना आमिष क्या होता है, निरामिष, क्या होता है, निरामिष क्या होता है, बिना आमिष, आमिष का मतलब होता है मांस, बिना आमिष के। भाई जो शाकाहारी होते हैं वो निरामिष कहलाते हैं, शाकाहारी होते हैं वो निरामिष कहलाते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस का भक्षण करते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। कोई मांस नहीं खाता तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, निरामिष नाम दे सकते हैं। निर संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी में आपाद मस्तक। क्या, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आपाद, आ का मतलब तक, आ का मतलब क्या होता है, तक, आ उपसर्ग है संस्कृत का, उपसर्ग किसका है, संस्कृत का, आ का मतलब हो गया तक, पाद और मस्तक, अर्थात आपाद मस्तक अर्थात पैर से लेकर के मस्तक तक, पैर से लेकर मस्तक तक या सिर तक, पैर से लेकर सिर तक। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो समास विग्रह होते हैं, उन समास विग्रहों का जब हम खोलकर लेख लिखते हैं तो हम अपनी तरफ से शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। पैर से लेकर मस्तक तक, आपाद मस्तक, यानी जैसा सामासिक पद दिया हुआ है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। हम अपने तरफ से ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करेंगे। मैं लिख दूं आपाद, तो पाद को पैर लिख सकते हैं, यदि हम पाद को पैर लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाद से लेकर मस्तक तक ये भी सही है, पैर से लेकर मस्तक तक ये भी सही है, पैर से लेकर के हम और करें माथे तक, ये अपना वाक्य ये अपना पद जो विग्रह होगा समास का वो गलत हो जाएगा। इसलिए जैसा सामासिक पद दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, उसका विग्रह करना है। क्लियर है। अब आगे देखिए, आ जानू बाहु, आ जानू बाहु, हमने बात की है आ जानू बाहु। आ का मतलब तो तक होता है, आ का मतलब तो हमने यहां पर भी क्या किया है, तक किया है। जानू घुटने, जानू का मतलब क्या होता है, घुटने। बाहु का मतलब भुजा, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। अर्थात जिसकी भुजाएं घुटनों तक क्या हो, लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, घुटनों तक ही लंबी हो, क्या कहलाएगा, आ जानू बाहु कहलाएगा। क्लियर है। फिर देखिए, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स।
फिर देखिए आगे, विशुद्ध, विशुद्ध, विशुद्ध। कोई तुमसे कह दे कि भाई विशुद्ध पानी पिला, हम कहेंगे विशुद्ध होता क्या है? तो विशुद्ध का मतलब होता है विशेष रूप से शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध, या फिर हम ये कह दें पूर्ण शुद्ध, पूर्ण तरह से शुद्ध। समझ में आ गया? विशुद्ध का मतलब क्या होता है? विशेष रूप से शुद्ध, विशेष रूप से किया गया शुद्ध क्या कहलाएगा? विशुद्ध कहलाएगा। ठीक है, या हम कह देंगे पूर्ण जो शुद्ध होता है, बिल्कुल शुद्ध पानी या जो भी चीज होती है वो क्या कहलाएगा? विशुद्ध कहलाएगा। जैसे अनुबंध, बंद, बंद की तरह का बंद, तरह का बंद। कोई लेख है, एक लेख लिख लिया गया, उसके जैसा दूसरा लेख लिख लेना क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। जैसे घर घर, घर घर। अब इस घर घर की बात करें हम तो घर घर का मतलब होता है प्रत्येक घर, प्रत्येक घर। दूसरी बात हम इसको कर सकते हैं हर घर, हर घर। क्लियर? ये हिंदी का शब्द आ गया घर घर, समझ में आ गया? ये बात आगे और देखें, जैसे याव जीवन, मैंने अभी बताया था पहले, याव जीवन, याव जीवन, याव जीवन, याव जीवन। इसको हम दो रूप दे सकते हैं। एक तो दे सकते हैं जीवन पर्यंत, एक तो नाम क्या दे सकते हैं? जीवन पर्यंत। और दूसरा नाम हम इसका ले सकते हैं जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। एक ही बात है, जीवन पर्यंत, जब तक जीवन चलेगा तब तक, जब तक जीवन है तब तक। ठीक है, ऐसे एक शब्द और आ जाए, आमरण, आमरण, आमरण। तो इसको हम क्या करेंगे? मरण पर्यंत, मरण पर्यंत, मरण पर्यंत। आमरण, आमरण, आमरण का मतलब जब तक नहीं मरते तब तक, यानी जब तक नहीं मरते वो क्या कहलाएगा? आमरण कहलाएगा। ठीक है, आमरण, मरण पर्यंत, या जब तक नहीं मरती तब तक क्या कहलाएगा? आमरण कहलाएगा। समास की हमने बात की थी, समास में अव्ययभाव समास की हमने चर्चा कर ली है। अव्ययभाव समास जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद देखिए यहां पर प्रथम पद वी किसी के साथ लगा दो, अनु किसी के साथ लगा दो, ये अपने आप में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अपने आपका इसका जो अर्थ निकलेगा वो शब्द के अकॉर्डिंग निकलेगा। कर्ता, लिंग, वचन कोई भी आ जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना क्या कहलाता है? अव्यय। जिसका व्यय नहीं होता, जिसका विग्रह करने पर अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं लेकर चले, वो क्या कहलाएगा? अव्ययभाव समास कहलाएगा। अव्ययभाव समास अ और व्यय से मिलकर बना, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, वो अव्ययभाव समास कहलाता है। और इसके हमने ये सारे क्या देख लिए हैं? सामासिक पद देख लिए हैं, समास विग्रह इसका हमने कर लिया है। आज के वीडियो में होगा, अगले वीडियो में हम इसी समाज की अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।